कैंपस स्टार्टअप की बात आई तो कैन 3 और बीजी बाजार की आपने बात करी। तो कैन 3 की कैसे शुरुआत हुई और उसमें कैसे आपने इनिशिएट किया और बेसिकली क्यों किया? मतलब जनरली स्टार्टअप करके आजकल ट्रेंड में है, लेकिन बहुत बच्चे नहीं करते सोच के कि यार कौन संभालेगा, पढ़ाई भी करनी है। ये स्लैक पीरियड आता है ना कॉलेज का, तो कॉलेज 3 महीने बंद होती है, 3 से 3.5 महीने। उस पीरियड में आप जो एम्प्लॉयज़ के साथ ऑपरेट कर रहे हो, सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ एम्प्लॉयज़ की होती है फूड बिजनेस इंडस्ट्री में, किसी से भी पूछ लो। तो एम्प्लॉयज़ को आपको पे करना होता है उन 3 महीने में। इधर तुम एम्प्लॉयज़ को पे कर दो और जो तुम्हारे एम्प्लॉयज़ है वो तुम्हारे बिजनेस को छोड़ के कहीं और चले जाएंगे, क्योंकि उनको तो सैलरी चाहिए। 11th और 12th में बहुत काट दिए, तो मैं 11th और 12th में हॉस्टल में रहता था। जब हॉस्टल में रहता था तो हम रात को 2-2 बजे घूमने फिरने निकल जाते थे। 2 बजे 3 बजे वार्डन को सोता रहता था अपने कमरे में, हम निकल जाते थे। तो एक दिन हमने प्लान किया कि हॉरर सीन बनाते हैं। सो गाइस, आज हमारे साथ है युवराज सोनी फ्रॉम IPM02, द मैन विद एन ऑरा। मैं बता रहा हूँ, अगर आपको ऑरा जनरेट करना है अपनी लाइफ में तो इससे बढ़िया पॉडकास्ट नहीं मिलेगा। उनका 02 से लेकर 04, 03 MBA में क्या इन्फ्लुएंस है, और ऐसा कोई बंदा नहीं है जो जानता ना हो। तो अगर आपको पता करना है कि हाँ कौन मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन ऑफ अ बैच या फिर अपना कॉलेज, तो आई थिंक यू मस्ट वॉच दिस पॉडकास्ट। इस पॉडकास्ट में जनरली कैंपस को लेके, उनके कैंपस स्टार्टअप, एकेडमिक जर्नी, उनके ट्रिप्स वगैरह में बात होगी। तो आई थिंक लेट्स गेट डाइव इनटू दिस जर्नी। तो हेलो गाइस, आज हमारे पास है द मैन हिमसेल्फ, द युवराज सोनी। कहते हैं वो बिहार से हैं, बट वैसे कट्टा नहीं लेके घूमते हैं। तो युवराज भैया कुछ बताइए अपने बारे में, कुछ क्या बैकग्राउंड है, आपने कहाँ से स्कूलिंग वगैरह करी, और कॉलेज लाइफ आई एम बोध गया इन इटसेल्फ बिहार में है, तो क्या इन्फ्लुएंस रहा और कैसे चेंजेस गए कॉलेज टूवर्ड्स। तो बैकग्राउंड से स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, थैंक यू शंक फॉर इनवाइटिंग मी इन दिस पॉडकास्ट। तो मेरे बारे में बात करूँ तो मैं पटना बिहार से हूँ, जैसे तुमने बोल दिया, और मैं कट्टा लेके नहीं बोलता। और स्कूलिंग की बात की जाए तो मैं पटना सेंट माइकल्स हाई स्कूल से पास आउट हूँ, वहीं से मैंने अपनी 11th 12th करी। उसके बाद मैं जेई एस्पिरेंट था, तो सोचा था कि जेई मेंस और जेई एडवांस क्रैक करके आईआईटी में जाएंगे। और मेरे पिताजी को भी बस आईआईटी का नहीं पता था, क्योंकि हम बिजनेस फैमिली से हैं, स्टार्टिंग से ही बिजनेस फैमिली है। कोई भी परिवार में हो, सब ज्वेलरी के बिजनेस में। आज दिख रहा है वो बिजनेस। तो अब हमारे परिवार में वो था नहीं, कोई भी आज तक बिजनेस लाइन से अलग नहीं गया। बट मेरे अंदर चुल थी कि हाँ कुछ अलग करते हैं। तो फिर मैंने जेई मेंस की तैयारी करी, जो कि करी नहीं, क्योंकि स्कूलिंग थी तो दोस्तों के साथ इधर उधर निकल जाते थे। फिर जब लास्ट का टाइम आया तो मेरी PCM में थी, इकोनॉमिक्स थी 12th में। तो मेरे को पता चला कि अच्छा इंटीग्रेटेड प्रोग्रामिंग मैनेजमेंट करके भी कोई कोर्स है जो IIMs ऑफर करते हैं। तो अल्टीमेट प्लान तो यही था कि IIT में जाना है, फिर IIM में जाना है, वो बेसलाइन फॉलो करनी है टॉपर्स की। तो वो टॉपर था नहीं मैं, बट फिर यही यही फॉलो करनी थी मेरे को। तो फिर मैंने स्टार्ट कर दी जेई प्रेप लास्ट के कुछ महीनों में, और फिर बाद में पता चल गया था कि नॉट माई कप ऑफ टी। तो फिर मैंने अदर कोर्सेज देखे, तो IPM की फिर मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी, जो कि 17 दिन रह रहे थे एग्ज़ाम को। और अच्छा। मैंने IP मैट ऐसे ही दे दिया था। तो IP मैट में मेरे अच्छे बने नहीं मार्क्स, बट जिप मैट में मैं सो भी गया था एग्ज़ाम के बीच में, बट स्टिल आई क्वालिफाइड, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इजी था, फर्स्ट जिप मैट जो मैंने दिया था। ये डिस्क्लेमर में डाल देंगे, सो के भी IP मैट या जिप मैट क्लियर हो सकता है। एक स्टंट है जो हर कोई नेवर ट्राई दिस इन एग्जामिनेशन। तो अब तो आदत हो गई है वैसे इन चीज़ों की। तो फिर मैं जिपमेट दे के आया, फिर आई वॉज ऑन द वर्ज ऑफ टेकिंग ड्रॉप फॉर IIT। ओके। ठीक है, तो क्योंकि मेरी जेई मेंस में मेरा 92-93 परसेंटाइल थी, तो उसमें मेरे को कुछ मिल नहीं रहा था। IIT रायपुर और एक दो और कॉलेजेस ऐसे ही थे, उनके भी मतलब बहुत लोअर ब्रांचेस मिल रहे थे। तो मैंने सोचा ड्रॉप लेते हैं, बट बैक ऑफ द माइंड में था कि IP मैट के रिजल्ट आने हैं। तो IP मैट रोहतक इंदौर तो गंदा गया था, क्योंकि प्रेप थी नहीं। बट और जिपमेट में सो गए थे। हाँ जिपमेट में सो गए थे। बट आउट ऑफ द ब्लू मैंने जब मेल चेक किया, तो ऑन 15th अगस्त जब मैं ड्रॉप पे जाने ही वाला था, मैंने वो टिकट बुक कर ली थी कोटा तक की, कोटा फैक्ट्री। तो मैंने जब मेल देखा तो बोला डैम। फिर मैंने बताया फैमिली में कि यार मैं तो जा रहा हूँ IIM में। तो पापा इतने खुश नहीं थे, क्योंकि उनको IITs का ही पता था। अच्छा। फिर मेरे को उनको कन्विंस करवाना पड़ा अपने ट्यूशन टीचर जो थे उनसे
मतलब जहाँ मैं कोचिंग कर रहा था जेई की, तो उन्होंने फिर समझाया कि आईआईटी से भी ऊपर की चीज़ें आए हैं। तो आपने जब वो दिया था आईपी मट इंदौर, तो जब पापा को पता नहीं था? नहीं, मैंने खुद से ही फॉर्म सारे भरे थे। अच्छा मेरे फादर इन चीज़ में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, अकेडमिकली मैं जो भी करता हूँ वो मेरे पे है। अच्छा, तो फॉर्म की फीस वगैरह या फिर उसमें रजिस्ट्रेशन चार्जेस होते हैं, पापा से नहीं करवाते हैं? मैक्सिमम टाइम तो पॉकेट मनी ठीक ठाक थी मेरी, तो मैं उनसे निकाल लेता था। और जब मांगना होता था तो मैं यही बोलता था कि और अदर कॉलेज के फॉर्म भरने हैं जेई के लिए। अच्छा, जैसे मैंने बिट सेट के लिए थे पैसे, ठीक और है। मैंने भरा था आईपी मैट, क्योंकि मेरे को पता था बिट्स पे लाइन निकालना इस साल तो मुश्किल है, अगले साल ड्रॉप पे पता था कि शायद निकल जाए। हम्म फिर जब 15 अगस्त को मैंने देखा वो मेल, हम्म फिर मेरे पापा ने भी कंसल्ट किया 2-3 लोगों से, फिर बोला हाँ हाँ चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे, 15 अगस्त का आपको इंडिपेंडेंस मिल गई घर से। काश इंडिपेंडेंस मिल जाती। अच्छा, एक चीज बताओ, ये इतना ऑरा है, मतलब आज के टाइम में ये ऑरा वर्ड ऐसे ट्रेंडिंग में है, लेकिन आपका ऑरा मैं देख रहा हूँ 3 साल से तो है इस कॉलेज में, मतलब 02 से 04 तक हर कोई ऐसा कोई बंदा ही नहीं है जो जानता ना हो कि युवराज सोनी कौन है। मतलब पहले दिन हम आए थे, मुझे बाकियों को पता नहीं, अपने बैच के नहीं पता थे लेकिन ये पता था कि युवराज सोनी करके आईपीएम 02 में है। तो ये ऑरा कैसे, मतलब ये इन्फ्लुएंस अपने बैच में हर किसी को अट्रैक्ट करना अपने टुवर्ड्स, ये पर्सनैलिटी में कैसा है? मतलब ये मेरे को लगता है कि एक इनबिल्ट कैरेक्टर ही है मेरा, क्योंकि जब मैं फर्स्ट ईयर में भी आया था तो मैंने उसी टाइम पे ये नहीं पता था मेरे को कि सीआर क्या होता है या कुछ ऐसा होता है। सेम। बट मैंने बात करना स्टार्ट किया लोगों से, मेरे को अच्छा लगता था बात करना। आई स्टार्टेड नेटवर्किंग विद पीपल, तो जो भी आते थे लोग आते थे, मैं सबको अपना इंट्रो देता था, सबसे बहुत बेसिक करता था कि बता मेरा नाम क्या है, फिर उससे बात बढ़ी, फिर लोग याद रखते थे अच्छा ये है युवराज। फिर ऐसे ऐसे करके अपने बैच में जब सीआर इलेक्शन आया था तो आई वॉज मतलब मैं बाहर हो चुका था उस प्रोसेस से, बट जो बने सीआर उन पे भी मतलब वैसा हो गया था कि एक इन्फ्लुएंस बन गया था कि हाँ मैं कर सकता हूँ चीज़ों को कुछ चेंज। तो उस टाइम पे मेरे को पता चला अच्छा इस तरीके से की जाती है नेटवर्किंग। बट जब आपका बैच आया 03 का बैच आया तो मैं इन चीज़ों में था नहीं, मैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप एडकॉम में ऑलरेडी हो, मैं एडकॉम में था, तो आपके लोगों से बात हो रखी है, आप ठीक एस्पिरेंट है। से बात कर रहे हो, टेलीग्राम पे कर रहे हो, व्हाट्सएप पे कर रहे हो, दे नो यू। तो वो पहले से ही कुछ जो 6-7 लोग होते हैं एडकॉम के उनको जानते हैं। उनमें भी जो मोस्ट एक्टिव था वो मैथ था, मयंक था, अदिति थी, तो इन लोगों को लोग ज़्यादा जानते थे। ठीक है। तो फिर जब हम आए कैंपस में, तो जब मैंने आप लोगों से पहले मीट करी थी वो कैंटीन पे, तो उसी टाइम पे बहुत लोग जाने कि अच्छा युवराज भैया के पास कैंटीन भी है, तो दे वर वेरी फैसिनेटेड टुवर्ड्स इट कि अच्छा कैंपस स्टार्टअप भी कर लिया और ऐसे वैसे। उसके बाद लोगों से बातचीत हुई तो धीरे धीरे लोगों में पॉपुलैरिटी फैल गई। और जब 04 का बैच आया तब मैं 2 स्टार्टअप्स में जा चुका था। तब मेरे पास कैंथ्री भी था, एडकॉम भी था, उसके बाद मेरे पास बीजी बाजार जो आप जानती हो हाँ जी। एसेंशियल आइटम्स का है, तो वो वाला भी बीजी बाजार भी था हमारे पास। तो उस तरीके से लोग और ज़्यादा जानने लगे। कैंपस स्टार्टअप की बात आई तो कैन 3 और बीजी बाजार की आपने बात करी, तो कैन 3 की कैसे शुरुआत हुई और उसमें कैसे आपने इनिशिएट किया और बेसिकली क्यों किया? मतलब जनरली स्टार्टअप करके आजकल ट्रेंड में है, लेकिन बहुत बच्चे नहीं करते, सोच के कि यार कौन संभालेगा, पढ़ाई भी करनी है, उसके चैलेंजेस भी बहुत होते हैं, फाइनेंशियल्स वगैरह भी संभालने हैं। लेकिन आपने मतलब 1 आउट ऑफ 150 बैच एक 1 या 2 या 3 में से आप ही थे जिन्होंने स्टार्ट किया, तो उसका क्या प्रोसेस रहा, कैसे रजिस्ट्रेशन की, तो थोड़ा बताएं। जब हम आए थे तो हमारे टाइम पे भी ईसन ने यही फ्लोट किया था कि देयर इज एन अपॉर्चुनिटी टू डू कैंपस स्टार्टअप इन आईएम बोधिया। हमारे टाइम पे भी मतलब आपके टाइम पे भी हुआ है। पता नहीं हुआ है तो देखते हैं कब हुआ था। मेल्स दोबारा स्क्रॉल करता हूँ कि कब आई तो थी शायद एक मेल, याद नहीं मुझे। नो हार्ड फीलिंग्स। नो भाई, मेरी तरफ से नहीं। तो वो ईसन का फॉर्म आया कि इफ यू वांट टू डू कैंपस स्टार्टअप तो हमको एक रिपोर्ट चाहिए। तो मैं थे, अंशुल था और श्लोक थे, वी वर 3 पीपल। तो हम ये सोच रहे थे कि आइडिया क्या हो सकता है। ठीक तो है। हम 2 आइडियाज़ के साथ आए, एक ये कैंटीन का था और वो अंशुल का ब्रेन चाइल्ड था कैंटीन का आइडिया, और मेरा था सैलो का कि एक सैलो होना चाहिए कैंपस के अंदर। बट फिर हमने उसी रात बैठ के ब्रेनस्टॉर्मिंग की, फिर हमने अपने लोकल मतलब अपने पेरेंट्स से बात की, बिजनेस फैमिली है और फिर उनकी भी बिजनेस फैमिली ही थी, ठीक है। उन सबसे बात करी हमने। तो फिर हमको ये वो आया, हमने ये पेन डाउन किया कि कैंटीन वाज स्टिल कॉस्ट इफेक्टिव, कि हम कम कैपिटल के साथ उसको इनिशिएट कर सकते हैं, रिटर्न्स ला सकते हैं। रिटर्न्स ला सकते हैं, पायलट स्टेज में वो हमको रिटर्न दे देगा। बट विद सैलून एक दिक्कत थी कि फिक्स्ड कैपिटल बहुत ज़्यादा था। मतलब अगर आप भी बाल कटाने कहीं जा रहे हो तो वो आपके लिए एक लीजर टाइम है, तो आप जाओगे बाल कटवाओगे, सोचोगे कैंपस के बाहर जाऊँगा थोड़ा रिफ्रेश होकर आऊँगा। और मेन मार्जिन सैलून्स में होती है वुमेन केयर में, जैसे वो विमेन जाती है या फिर लड़कियाँ जाती हैं तो वो अच्छे से जाती है, करवाती है बहुत चीज़ें, मेन कॉस्ट आपका उधर ही मतलब रेवेन्यू उधर से जनरेट होता है। बॉयज़ में क्या हेयर कट ज़्यादा से ज़्यादा D10 V10 करा लिया, ख़त्म हो गया।
तो एक तो वो स्ट्रक्चर बनाने में जो बाहर का स्ट्रक्चर था, क्योंकि उस टाइम पे हमारा कैंपस टेम्परेरी था। उस टाइम पे वो कैंपस ट्रांजिशन कर रहा था ओल्ड टू न्यू में। हमारे टाइम पे ना ये ओल्ड एकेडमिक ब्लॉक न्यू एकेडमिक ब्लॉक था, ना निगरानी थी, कुछ नहीं था। इवन इन ओल्ड एकेडमिक ब्लॉक हमारा हॉस्टल था H4, ठीक है। बहुत लिमिटेड एरिया में थे। तो हम उस टाइम पे ट्रांजिशन कर रहे थे, तो हमको यही नहीं पता था कि जहाँ पे हम अपना स्ट्रक्चर बनाएंगे कैंटीन या फिर सेलों का, वो स्ट्रक्चर वहीं रहेगा कि नहीं। तो हमको टेम्परेरी स्ट्रक्चर बनानी थी, तो वो अच्छा लुक नहीं दे रहा था सेलों के लिए, तो हमने सेलों का आइडिया रिजेक्ट कर दिया। फिर वी केम विथ कैन3 आइडिया। तो हमने रात भर बैठ के उस पर ब्रेनस्टॉर्मिंग करी, कितनी रेवेन्यू जाएगी, कितने फुटफॉल होगा, प्रोजेक्ट किए, फाइनेंसेस क्या होंगे एस्टिमेटेड। फिर हमने पूरी एक रिपोर्ट बनाई कि लीगलिटीज़ क्या क्या चाहिए, कौन से लाइसेंसेस लगेंगे उनको, गार्बेज डिस्पोजल कैसे होगा, बहुत सारी चीज़ें थी। जितने स्टार्टअप में सोच सके थे सोच किया, फिर वो रिपोर्ट हमने ईसीएल को सबमिट कर तो दी। दिस वाज इन फर्स्ट सेमेस्टर ओनली? या दिस वाज इन फर्स्ट सेमेस्टर ओनली। ठीक है। तो मतलब आपने पहले टोटल एड्रेसेबल मार्केट कितनी थी या सर्विस एड्रेसेबल मार्केट, ये सब फाइंड किया, थोड़ी लाइसेंसिंग वगैरह आपने चेक करे कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है, उसके बाद ईसेल को अप्रोच किया। फिर ईसेल के टुवर्ड्स क्या आपका वो था कि मतलब कैसे आफ्टर? फिर ईसीएल को हमने जब अप्रोच किया तो दे फाइनलाइज 2 स्टार्टअप्स। ठीक है। हाँ, एक कैन3 था, एक ड्रिंक्स एक्सचेंज था। ठीक उन है। दोनों को हमने फाइनलाइज किया। फिर हमारी एक और बार स्क्रीनिंग हुई, श्रीविद्या मैम थी हमारे साथ और CEO सर थे उस टाइम के। तो उन लोगों के सामने हमने पूरी अपनी पिच दी, तो दे वर वेरी इम्प्रेस्ड विथ आवर पिच। तो उनने कुछ सजेशंस भी दिए हमको, जो हम लोग आज तक इंक्लूड करते हैं उन सजेशंस को। तो उन लोगों ने बेसिकली हमको अलाउ कर दिया कि यस यू कैन प्रोसीड विद दिस मॉडल। बस कुछ कुछ चेंजेस थे वो करने पड़े हमको। हमने जब स्टार्ट किया था तो वी न्यू कि ये जो न्यू हॉस्टल है उसका रास्ता वो H3 के आगे से होके जाएगा। और ऑलरेडी वहाँ पे लोग H2 में रह रहे थे, H4 में रह रहे थे, H7 में रह रहे थे और H6 में रह रहे थे। तो दैट वाज द मेन पॉइंट, स्ट्रेटेजिक लोकेशन। स्ट्रेटेजिक लोकेशन, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। बहुत ज़्यादा। अगर मैं कैंटीन निरंजना में खोल दूँ और मैं H7 में हूँ तो मैं कभी उठ के नहीं आऊँगा, कभी भी नहीं। बट दैट वाज द हॉट स्पॉट, ठीक सारे है। वहीं पे आके कोलाइड कर रहे थे पाथ्स। तो हमने उसी लोकेशन को चुना। फिर हमने CEO सर से बात करी, तो ही वाज आल्सो अग्रीइंग विद अस कि हाँ ठीक है यू कैन डू इट हियर। तो फिर हमने बहुत ही बेसिक मॉडल से स्टार्ट किया। हमने बस आगे का स्ट्रक्चर बनाया था उस टाइम पे, वो भी हमारे पास टाइम नहीं था, तो हमने कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे बनाया था, जिसके कारण हमको लॉसेस भी फेस करने पड़े थे आगे, बट वो पास था। लॉसेस से ठीक है, प्रॉफिट कितने फेस करने पड़ते हैं ये सबको मतलब देखना है। देखो लॉसेस तो आपका पर्सनल है, उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं, आपको ही पता है, लेकिन कितने प्रॉफिट्स हो जाते हैं, रफ फिगर अगर आप बता सको। ये बहुत कंटिंजेंट चीज़ है। जैसे अभी जब मैंने स्टार्ट किया था स्टार्टिंग में, फर्स्ट ईयर के बाद ही स्टार्ट हुआ था हमारा कैंपस, क्योंकि स्ट्रक्चर बनने में 6 महीने लग गए थे। जब हमने स्टार्ट किया था तो बहुत बेसिक मॉडल स्टार्ट किया था हमने, बस चाइनीज़ पे ऑपरेट करना शुरू किया था। तो बहुत ही कम मार्जिन थी प्रॉफिट की। मैं आपको नंबर्स नहीं बता सकता क्योंकि वो कॉन्फिडेंशियल है, बट मैं आपको एक रेंज दे दूंगा, ठीक है। तो उस टाइम में जब हमने चाइनीज़ के स्टार्ट किया था, चाइनीज़ के साथ, तो हम बहुत ही कम बना रहे थे दिन का, ठीक है। तो उसमें हमारे एम्प्लॉयज़ कॉस्ट निकल रहा था और हमारा अदर एक्सपेंसेस जो था, जैसे हमको सप्लाई का कॉस्ट जितना लगा है हमारे रेवेन्यू में ही जा रहा था। वी डिडंट हैव एनी मार्जिन, इवन वी हैड टू बूटस्ट्रैप अगेन। हमने एक और मेंबर को ऐड किया था अपने कैंटीन में, क्योंकि हम डेट ट्रैप में चले गए थे। इनिशियली हमको चलाने ही नहीं आ रहा था कि कैंटीन कैसे चलेगी इधर। टोटल अप्रोचेबल मार्केट बहुत ज़्यादा था, मगर जो हम साइजेबल थे वो मार्केट बहुत छोटा। एज अ को-फाउंडर आपने इंक्लूड किया जिससे कि आपको थोड़ा इन्वेस्टमेंट मिले और थोड़ा गाइडेंस। हम लिक्विडिटी के लिए अपने एक और बंदे को इंक्लूड किया, ठीक है, गुलशन को। तो मैं, श्लोक, अंशुल और गुलशन 4 लोग बचे कैंटीन में। तो फिर उसके बाद हमने उस मॉडल को थोड़ा चेंज किया, क्योंकि वी वर द ओनली वंस हु वर सर्विंग द मार्केट। हम शेफ्स के थ्रू ऑपरेट कर रहे थे। फिर हमने एक और मॉडल लाया जिसमें हम मैनेजर के थ्रू ऑपरेट करने लगे। ठीक है। तो जब हम मैनेजर के थ्रू ऑपरेट करने लगे तो इट डिक्रीज आवर बर्डन। पहले हमारी क्लासेस के बीच में हमको कभी कभी क्लास स्किप करके आना पड़ता था, तो अकेडमिकली भी बहुत ज़्यादा प्रेशर था। एग्जाम्स के बीच में तो जानती ही हो कितना ज़्यादा हेक्टिक होता है स्केड्यूल यहाँ का, उसके साथ ही मैनेज करना पड़ता था, इसीलिए और ज़्यादा लॉसेज हो रहे थे। बट जब हम मैनेजर के साथ आए तो मैनेजर वॉज एबल टू हैंडल सम थिंग्स, और आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम वो भी इन चीज़ों में स्किल्ड हो चुका था। ठीक है। तो उससे हमारी क्या हुई, हमारा बर्डन कम हो गया। बट स्टिल ही वॉज नॉट एक्सपीरियंस मैनेजर, तो उसको फूड इंडस्ट्री का कुछ नहीं पता था। तो वो चीज़ें हैंडल तो कर लेता था, बट वो उसको और ज़्यादा साइज बढ़ा नहीं पा रहा था हमारे मार्केट। स्केलेबिलिटी स्केलेबिलिटी की दिक्कत हो रही थी। तो जब स्केलेबिलिटी की दिक्कत आई तो बंटी भैया और रवि भैया, तो फिर हम पिंटू भैया से बंटी भैया और रवि भैया पे शिफ्ट किए। ठीक है। क्योंकि वो ऑलरेडी यहाँ के एक्सपीरियंस लोग हैं, तो वी हैड एग्रीमेंट कि अच्छा आप मैनेज करोगे और वी विल सुपरवाइज यू। तो अभी जो वो कॉम्बिनेशन है, यू नो द बिजनेस, आई नो द केमिस्ट्री, लेट्स टाई अप, तो वो रवि बंटी कॉम्बिनेशन चल गया हमारा। बहुत सही। तो उसमें बहुत ज़्यादा बूस्ट आई सेल्स की। ठीक है। अब हम अच्छी खासी अमाउंट बना रहे हैं महीने की,
और होपफुली आगे कंटिन्यू रहेगा जब हम हो या ना हो इस कैंपस में। रेंज 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 बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल है। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, जो आपने फ्रेंड्स वगैरह चूज़ किए जैसे को पार्टनर को फाउंडर जो चूज़ करें, वो किस बेसिस पे करे? जैसे आपने सबसे पहले अंशुल और श्लोक के साथ किया, फिर गुलशन भी ऐड हुआ, तो किस बेसिस पे आपने किया? दोस्ती यारी में कर लिए, या फिर ये रहता है ना कि प्रोफेशनल और पर्सनल को अलग करना चाहिए, नहीं तो फिर दोस्ती में भी इफेक्ट आता है। तो कैसे अगर किसी को स्टार्ट करना है नेक्स्ट ईयर में या फिर आगे बैचेज में, तो कैसे डिसाइड करें अपना एज को फाउंडर? तो जब हमने स्टार्ट किया था तो मैं और अंशु तो फर्स्ट डे से साथ थे, और हमारा एक और अलग ग्रुप बन चुका था, योकल्स जानती होगी, मतलब ठीक है पूछेंगे अभी योकल्स के बारे में भी जानेंगे। तो हमारा अलग ही से ग्रुप चल रहा था। तो अंशुल वाज वन ऑफ देम जो योकल से था, लेकिन हमारा श्लोक के साथ भी टाइप चला, तो ये एक प्रोफेशनलिज्म का मूव था। ठीक है। हम पर्सनल भी थे, हम अच्छे रिलेशंस के लिए भी बनाए, फिर हम श्लोक के साथ भी गए क्योंकि श्लोक वाज ऑलरेडी इन ईसेल, और उसने हमको बताया था कि ही कैन ऑल्सो हैंडल द लीगैलिटीज वाला प्रोसेस। तो वो एक बर्डन था जो श्लोक ने बोला कि आई हैंडल इट। तो वो बहुत अच्छा मूव था हमारा कि श्लोक को भी ले लिया हमने। तो मी, अंशुल एंड श्लोक स्टार्टेड द बिजनेस। फिर जब हमने डाइल्यूट किया था इक्विटी, तो गुलशन क्या मेरे साथ फर्स्ट डे से है, वो भी नालंदा बिहार से है, ठीक और है। बिहारियों में भाईचारा चलते रहता है। तो उसने मेरे को बिना इक्विटी का लालच के जब मैं कैंटीन स्टार्ट कर रहा था पायलट स्टेज पे बहुत ज़्यादा हेल्प करी, जेन्युइनली बहुत ज़्यादा हेल्प करी। तो आई वॉज वेरी कीन टुवर्ड्स इट कि हाँ इसको दे सकते हैं, ही इज़ अ डिजर्विंग कैंडिडेट। तो हमने उसको अप्रोच किया, तो ही आस्क्ड फॉर 25% इक्विटी, क्योंकि हम 33.33 पे थे तब तीनों पहले। ठीक तो है। हमने 25 कर ली फॉर अ सिग्निफिकेंट अमाउंट जो उसने पे किया ठीक है। उस इक्विटी के लिए। फिर इवेंचुअली हमारे साथ मिलियन भी जुड़ा, मिलियन जॉर्डन, क्योंकि जब ये स्लैक पीरियड आता है ना कॉलेज का, तो कॉलेज 3 महीने बंद होती है, 3 से 3.5 महीने। उस पीरियड में आप जो एम्प्लॉयज़ के साथ ऑपरेट कर रहे हो, सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ एम्प्लॉयज़ की होती है फूड बिजनेस इंडस्ट्री में, किसी से भी पूछ लो। तो एम्प्लॉयज़ को आपको पे करना होता है उन 3 महीने में? इधर तुम एम्प्लॉयज़ को पे कर दो, और जो तुम्हारे एम्प्लॉयज़ है वो तुम्हारे बिजनेस को छोड़ के कहीं और चले जाएंगे, क्योंकि उनको तो सैलरी चाहिए भाई। तो ऐसा नहीं होता कि 3 महीने बाद आपको ऐसे बोल दो कि 3 महीने आप काम ढूंढ लो, उसके बाद वापस अगर आ सकते हो तो? वो क्यों प्रेफर करेंगे इस चीज़ को? उससे अच्छा हमको हमेशा सीजनल एम्प्लॉयमेंट से अच्छा वो रेगुलर एम्प्लॉयमेंट प्रेफर करेंगे। ठीक है। तो या तो आप कंपनसेशन दे दो उन चीज़ों का उसको, या फिर वो किसी और काम पे चले जाए। ये होता है स्लैक पीरियड में, हमेशा यही होता है। और कैंटीन एक ऐसा बिजनेस है कि आपका अगर एक प्लेटियर जो आपके प्लेट धो रहा है वो नहीं आ रहा है, तो आपको पूरा बिजनेस बंद हो जाएगा उस दिन के लिए। सब कनेक्टेड है, सब कनेक्टेड है, और बहुत बेस लेवल से ऊपर लेवल से कनेक्टेड है। आपके शेफ नहीं आया तो आप असिस्टेंट शेफ से काम चला लोगे, मगर एक प्लेटियर नहीं आया तो कोई बर्तन नहीं धोएगा, आपको पूरा कैंटीन बंद रहेगा उस दिन। बहुत ज़्यादा लॉस होते हैं उन चीज़ों के कारण। तो जब स्लैक पीरियड में गए हम, तो हमारी एम्प्लॉय रिटेंशन की सबसे ज़्यादा दिक्कत थी। तो बहुत सारे एम्प्लॉयज़ जो प्रोमिनेंट थे, जो लोग टेस्ट भी जानते थे जिनको नाम से भी जानते थे, उन लोगों ने छोड़ना स्टार्ट कर दिया कैंटीन को। और हम सैलरी दे भी नहीं सकते थे क्योंकि वो एक लॉस मेकिंग डिसीजन था। तो जो हम क्रेडिट पे उठा रहे थे कोक्स और क्रेडिट पे राशंस उठा रहे थे, वो क्रेडिट बढ़ता गया, तो हम एक डेट ट्रैप में फिर से आ गए थे। ठीक है। एट द एंड ऑफ लास्ट ईयर तो फिर हमने फिर से इक्विटी डाइल्यूट करी थी फॉर लिक्विडिटी, और फिर हमने वो उससे बिजनेस को भी एक्सपैंड किया आपने। अब तुम देख रहे होगे वी आर इन डिफरेंट कैटेगरीज, वी आर इन तंदूर, वी आर इन चाइनीज, वी आर इन इंडियन, एवरीथिंग विच यू वांट। तो हम सारी चीज़ों में आ चुके हैं। वो हमने मिलियन के इक्विटी से हमने डाइवर्सिफाई भी किया बिजनेस को, और डेट भी खत्म तो किया। आप ये कह रहे हो कि अगर जो स्लैक पीरियड होता है और जो डेप्थ ट्रैप का पीरियड आ जाता है, उसको अगर आपको सॉल्व करना है तो आपको हमेशा फिर लिक्विडेट करना पड़ेगा अपनी इक्विटी? नहीं, ये हमारा स्ट्रैटेजिक मूव था कि हम, क्योंकि हमको कॉलेज में बोला था कि आप एक शैडो टीम बना के चलो, ताकि आप, क्योंकि स्टार्टअप पॉलिसी में यू कैन नॉट ऑपरेट द बिजनेस व्हेन यू आर आउटसाइड द कैंपस। अगर आप कैंपस के बाहर हो तो आप बिजनेस ऑपरेट नहीं कर सकते। तो हमारे माइंड में था कि एक शैडो टीम बना के चलते हैं, और मिलियन क्योंकि 03 का है, तो हमने सोचा था कि हमारे जाने के बाद भी मिलियन हैंडल कर सकते हैं इन चीज़ों को। और हमको बेसिकली डाइवर्सिफाई करना था बिजनेस को। वो डेट बहुत ही कम था, उसको तो हम डेट ट्रैप बोलेंगे भी नहीं। वो फर्स्ट टाइम जब गुलशन मिली थी तब वी डिडंट नो कि कैसे ऑपरेट करना है, तो उस टाइम पे हमने किया था। ये जो किया था हमने मिलियन को, वो डाइवर्सिफाई करने के लिए किया था। तो वी डिडंट हैव मतलब अगर हम डाइवर्सिफाई नहीं करते तो भी वो डेट ट्रैप क्लियर हो जाता, वो इतना बड़ा था नहीं कुछ। तो वो हमने मिलियन को जब इक्विटी दी तो वी वर एबल टू स्केल अप आवर बिजनेस। अब तो मैं देखता हूँ बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब आपने जैसे बताया, और जनरली जो पीक टाइम रहता है, मतलब जैसे अभी स्पोर्ट्स इवेंट चल रहा है क्लैश ऑफ क्लैंस, सबको पता होगा, तो उसमें 11 से 12 बजे का टाइम होता है, उसमें बहुत कस्टमर्स आते हैं। तो मुझे लगता होगा कि मैक्सिमम रेवेन्यू जो जनरेट होता होगा वो नाइट में होता होगा, मतलब आई सपोज की फिगर जो आती है कि मैक्सिमम आपका जो बल्क आता होगा। लेकिन अगर जैसे आपका जो चंक आता है मैक्सिमम नाइट में, तो उसको हैंडल करने के लिए और उसको कि आप सब
फाइनेंशियल भी मैनेज कर लो कि कोई बिल पे कर रहा नहीं कर रहा, फिर उसको टाइम पे ऑर्डर डिलीवरी हो रही है नहीं हो रही, उसको जो टेस्ट है वो अप्रोप्रिएट मिल रहा है, क्योंकि जनरली क्या होता है कि जब बहुत कस्टमर आ जाते हैं तो टेस्ट में क्वालिटी दिखाई जाती है, उन सबको मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट है। मैं समझ सकता हूँ क्योंकि बिजनेस फैमिली से मैं भी आता हूँ, और आप तो आपके तो सारे ही फ्रेंड जितने भी फाउंडर्स हैं सब बिजनेस फैमिली से आते हैं। चलो ये तो हो गया बिजनेस की बात। आप बता रहे थे योकल्स करके कोई ग्रुप है, तो वो फ्रेंड्स का थोड़ा समझाओगे कि योकल्स करके कैसे वो नेम कैसे आया, और वो मतलब मैं देखता हूँ 02 में जो दोस्ती यारी का जो चलता है वो आपके ग्रुप का ही चलता है, तो दोस्ती यारी का थोड़ा बताओ कि कैसे आपने स्टार्ट किया दोस्ती यारी। जब अपन आए थे कैंपस में तो हम सिमिलर वाइब वाले बंदे ढूंढ रहे थे जिसके साथ हम 3 साल 5 साल सस्टेन कर गए। और तो जब हम आए स्टार्टिंग में तो हमको पहले मेरे को तो पहले गुलशन मिला, उसके ठीक है। बाद उसका रूममेट था अमन। गुलशन और अमन से दोस्ती हुई। अंशुल बहुत एमिएबल था, अंशुल से मेरी बात हुई। अंशुल से बात हुई तो उसके जस्ट बगल वाले रूम में, मतलब साइड वाले रूम में ईशान था। ईशान का रूममेट था नागेश, तो ऐसे बात हुई। फिर उसके बाद आलोक और स्टीफन, हाँ जो बहुत अलग अलग ही रह रहे थे, लेकिन वो लखनऊ से थे, मैं पटना से था, तो वैसे बातें होती रहती थी। फिर ओटीए में बस में मिले थे उस दिन, और ज़्यादा बातें हुई। फिर एक मिड लाइफ क्राइसिस आई थी मेरी, अच्छा। तो जिसमें आलोक ने मेरी बहुत हेल्प करी थी। वो क्राइसिस थोड़ा बता पाया नहीं, अभी कॉन्फिडेंशियल है नहीं, वो। वो थोड़ा इमोशनल पे ठीक है ज़्यादा चलो, चला ठीक है गया। ठीक है समझ गया। तो उस टाइम पे मेरी आलोक से भी ज़्यादा दोस्ती होगी, तो फिर स्टीफन से भी होगी। तो ऐसे करके हमारा एक ग्रुप बना, ठीक है। तो अब हम एक दिन क्या कर रहे थे, लोगों के सफिक्स को मतलब प्रीफिक्स को कुछ बना के उनके नाम बोल रहे थे। जैसे युवराज का भाई। हाँ, युवराज का वाई से कुछ बना दिया, हाँ ठीक है। अंशुल का ए से कुछ बना दिया, ठीक है। स्टीफन का एस से कुछ बना दिया। तो फिर हम लोग ऐसे ही मतलब बहुत ही वल्गर वल्गर चीज़ें बोल रहे थे आगे में, ठीक है। फिर हम जब स्टीफन के पास गए, तो स्टीफन कनाडा से आया हुआ है वो, तो उसको बहुत अच्छी, उसकी वोकैब बहुत अच्छी है। तो उसको मैंने बोला डैश स्टीफन, ठीक है। तो उसने मेरे को बोला योकल युवराज। ओए। तो किसी को आइडिया नहीं था उस रूम में कि इसका मतलब क्या होता है। फिर मैंने जब सर्च किया तो योकल युवराज का मतलब था अनसिविलाइज्ड एंड अनसोफिस्टिकेटेड पर्सन फ्रॉम कंट्री साइड। अरे वो, तो ये तो बहुत मतलब एकदम ऐसे चमक गया एकदम से हाँ, कि ये तो चमक गया, ये तो बहुत ही तगड़ा वर्ड है। योकल दिवस कितना सिमिलर वाइब नहीं कर रहा वर्ड। योगल युवराज हुआ। हाँ तो फिर धीरे धीरे हम लोग आपस में बोले कि ये तो बिल्कुल सूटेबल नाम है अपने ग्रुप के लिए, हाँ क्योंकि हम ऐसा बिहेव करते हैं कि हम बहुत प्रोफेशनल होके भी हम अनसिविलाइज्ड हैं, क्योंकि उसी में मजा है, असली मजा उसी में आता है अनसोफिस्टिकेटेड रहने में। सही है। तो फिर हमने अपने ग्रुप का नाम योकल रखा। तो ये थी कहानी। अब तो योकल से ही जानते हैं ज़्यादातर अब लोग। ज्यादातर लोग योकल से ही तो जानते हैं। ये योकल्स के साथ ट्रिप्स वगैरह भी होती है आपकी? मैं तो देखता हूँ हर सैटरडे संडे कोई ना कोई बाहर जा रहा होता है। ज़्यादा चीज़ें नहीं आउट करेंगे, लेकिन ये ट्रिप्स वगैरह का जो सीन होता है ये कैसे रहता है? मतलब हर सैटरडे संडे कभी राजगीर होता है, या फिर अभी शायद पटना की साइड बाइक पे गए थे, तो ये सब ट्रिप्स कौन ऑर्गेनाइज करता है, और एकदम ऑन द स्पॉट प्रॉम्प्ट होता है, या फिर मतलब दोस्ती यारी होती है? तो मैक्सिमम ट्रिप्स जो बनती है हमारी, वो फ्राइडे की क्लासेस खत्म होती है, उस टाइम पे डिसाइड होता है कि कहीं चल लेते हैं। सैटरडे संडे कहाँ जाना है? कुछ प्लान बना लेते हैं। हाँ तो प्लान बनाने के नाम पे पहले हम सबसे पहले पहले देखते हैं व्हीकल क्या होगा, हाँ। मतलब किस तरीके से जाना है, पहले हम वो डिसाइड करते हैं। फिर हम लोकेशन कल सुबह उठ के डिसाइड करते हैं कि यहाँ चल लेते हैं। अच्छा। फिर इम्प्रॉम्प्टू लोकेशंस होते हैं हमारे, चुपचाप ट्रिप पे निकल जाते हैं। और जैसा कि बोला भी गया है, सफ़र खूबसूरत है मंजिल से भी। ओए। और लोग सबसे ज़्यादा मैटर करते हैं, कंपनी मैटर्स। तो हम अपने ग्रुप के साथ ही हंसते मौज करते निकल जाते हैं, जहाँ पे भी वहाँ पे जाते हैं। तो मैक्सिमम बिहार से बाहर ही जाते हैं, क्योंकि बिहार इज़ अ ड्राई स्टेट। तो बिहार से बाहर जाके ही मज़ा आता है असली। तो बिहार से बाहर जाते हैं, थोड़ी मौज मस्ती करते हैं उधर ही, फिर वापस ही रिटर्न आ जाते हैं। तो वन ऑफ द मोस्ट कोई मेमोरेबल ट्रिप रही हो इन 3 साल की जर्नी में जो बताना चाहो? अभी जो हम रिसेंटली रांची गए थे, ठीक है। तो रांची की जो ट्रिप थी हमारी, उसमें हम जिससे व्हीकल रेंट किए थे, हम उसके मतलब बाहर से ही गए थे। हम वेकेशन पे ही थे उस टाइम पे, तो उसी टाइम पे गए थे। तो हमने जब व्हीकल रेंट करी थी तो उसकी व्हीकल ख़राब थी। कॉलेज में नहीं थे ना, तो अब कह सकते हो कि बाहर तो मतलब कर सकते हो, क्योंकि कॉलेज के टूर नहीं कर सकते, कॉलेज के लेकिन अंदर नहीं करते जब आप विंटर वेकेशन थे, समर वेकेशन थे, जब आप अपने एंड से हम घर गए थे तब किया था, तब कर सकते हो। ठीक है। हाँ। तो उस टाइम पे करी थी। तो जब हम रांची पहुँचे, तो रांची पहुँचने से पहले आपका एक पतरातू रोड आता है, पतरातू वैली बोलते हैं। ठीक है। वो नक्सलाइट और आतंकवादियों के लिए फेमस है। अच्छा। तो हमने जिनसे गाड़ी रेंट करी थी, उनकी गाड़ी वहाँ जाके धुआं देने लगी। ओ। बीच रोड में हम खड़े हैं, गाड़ी से मोबिल निकल रहा है, गाड़ी का मोबिल खत्म हो चुका है। गाड़ी है जर्मन पोलो, तो पोलो जर्मन गाड़ी में आपका मोबिल जाता है 5W30। अच्छा। तो वो बीच रोड में हमने जब अपने रेंटर को कॉल किया कि भाई आपकी गाड़ी बंद हो गई है, उन्होंने बोला आपको 5W30 की वो लगेगी मोबिल। तो
हमने बोला कि ये बीच रोड में कहाँ से लाए, अवेलेबल नहीं है वहाँ पे। अवेलेबल ही नहीं है। तो फिर हम बीच रोड पे शॉल वॉल ओढ़ के गुंडों की तरह निकले, वो क्योंकि ऑलरेडी नक्सलाइट एरिया है। हाँ तो सबको लगा गुंडे हैं, गाड़ी रुकवा रहे हैं। फिर एक दो गाड़ियों ने रोका, भले भले आदमी थे, उनने हमको दूसरा मोबिल दिया हैवी व्हीकल्स का, 15W40 दिया। तो हमने अपने रेंटर से पूछा कि ये डलवा सकते हैं, तो बोला अभी तो तुम ऐसी कंडीशन में कुछ भी डाल के चलाओ। तो वो मोबिल डाला हमने, जैसे ही 5 किलोमीटर आगे बढ़े वो गाड़ी आवाज़ करने लगी ऐसा कि फट जाएगी। ओए ओए। तो फिर हमने धक्का देके स्टार्ट किया गाड़ी को ले जाना। फिर हमको पता चला गया था कि ऐसे खात्मा निश्चित है। हाँ तो फिर हमने आगे मैकेनिक पे दिखवाया रात को 10 बजे, जब हम पता तो थोड़ा आगे बढ़े रांची से पहले वाली जगह पे। ठीक है। तो उसने बोला कि आपकी गाड़ी जा ही नहीं सकती, मतलब अब वहाँ पे घर पे आपकी जा ही नहीं सकती कहीं भी। तो हमने बोला ठीक है यार जहाँ तक जा सकती है ये बताओ। तो बोला ज़्यादा से ज़्यादा आप रांची जा सकते हो। फिर हम उस गाड़ी को कैसे भी धक्का दे के गाड़ी में आवाज़, तो रांची तक धक्का दिया? नहीं, मतलब हमने धक्का नहीं दिया, गाड़ी को एक्सीलेटर से धक्का दे के टो करवा सकते थे, ऑप्शन टो करवा सकते थे, बट उसमें टोइंग का वो सिस्टम ही नहीं था। अच्छा। क्योंकि उस गाड़ी में जो हमको रेंट करी थी हमने, उसमें जो टोइंग के लिए नट्स आते हैं नीचे में, वो वाला सिस्टम ही खत्म था। तो यहाँ तो गाड़ी का हम बम्फर उखाड़ देते। और जो हम आगे हमारी गाड़ी चल रही थी टियागो, उसमें भी ये टोइंग सिस्टम नहीं था। तो कॉस्ट फिर आपको देनी पड़ती भी है? कॉस्ट फिर हमको देनी पड़ती। तो फिर हमने गाड़ी कैसे भी खींच के रांची ले गए, रांची में गाड़ी लगा दी, ट्रेन पकड़ के आ गए आराम से। एक और टियागो जो थी उससे आ गए, गाड़ी अभी तक रांची में लगी पड़ी है। उसका डिसीजन लेना है कि क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। तो अमाउंट पे कर दिया उसको जिसको रेंट कर? हाँ, वो उनसे बात हो रही है हमारी। चलो ठीक है। तो बेसिकली एक हैंगओवर टाइप का करना था हमको। द हैंगओवर देखिए ना मूवी, हाँ। यू स्पिन माय हेड राइट राउंड, तो हमारा बिल्कुल वही सीन हो तो गया था। 3 साल में एंड में आते आते कोई ना कोई ऐसा कांड हो ही गया जिसमें ये तो लाइफ लॉन्ग रिमेम्बर रहता ही है। तो अब इसके बाद क्या फ्यूचर प्लान है कि अब इन 3 साल की जर्नी ऑलमोस्ट खत्म होने वाली है इन 40 डेज। ऑब्वियसली आपको रिग्रेट तो होगा ही, रिग्रेट नहीं होगा इन द सेंस थोड़ा वैसे रहता है, इमोशनल टच रहता है। तो अब कैट का आपका जनरली रहेगा, तो आफ्टर कैट अगर सपोज बेटर कॉलेज मिल गया तो ऑब्वियसली हाँ, लेकिन अगर नहीं मिला तो फिर इसी कॉलेज से कंटिन्यू करना है। और वही दोस्त, क्योंकि अब और भी दोस्त आएंगे MBA 10 के, MBA 11 के लोग आएंगे, तो फिर उनके आगे यहाँ से कैसे कंटिन्यू करोगे? प्लान वाज टू स्टे हियर फॉर 5 इयर्स सबके साथ, मगर ये हो नहीं पाया। तो खुशी भी है और गम भी है कि लोग अच्छी जगह पे जा रहे हैं। अमन जैसे हमारा वो है ग्रुप का मेंबर है, तो अभी अमन 99.7 है हाईएस्ट इन द कैंपस, अभी तक कोई नहीं लाया है। इनफैक्ट जो यहाँ पे पढ़ भी रहे हैं उनकी भी 99.7 नहीं है किसी की। अरे भाई लोकल्स पढ़ता भी है भाई। लोकल्स मस्ती तो करता है लेकिन पढ़ता भी है। जब 99.7 परसेंटेज आ रहे हैं उसको समझ लो भाई फिर बहुत गलत लेवल पे पढ़ रहा है। तो वो तो अहमदाबाद जा रहा है, FMS जा रहा है, उसको तो डन है। फिर बाकी जो लोग हैं, स्टीफन है, आलोक है, गुलशन है, वो सारे फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के कॉल ले चुके हैं, उनके इंटरव्यूज़ रह रहे हैं। ठीक है। इंटरव्यूज़ के बाद कहीं ना कहीं तो हो ही जाएगा उनका भी। फिर ईशान हुआ, मैं हुए, नागेश हुआ, कुणाल हुआ, ये सारे लोग अभी कैट के रिजल्ट्स पे थे डिपेंडेंट। तो मेरी भी परसेंटाइल कुछ डिसेंट ही बनी है, तो मेरे को भी कैप कॉल्स आए हैं, नागेश को भी कैप कॉल्स आए हैं। बाकी कुणाल और ईशान के स्नैप के रिजल्ट रह रहे हैं। तो मगर बाकी सारे लोगों को भी डाइवर्स हो जाएगा बहुत ज़्यादा ग्रुप, पूरा ग्रुप ही बिछड़ने वाला। हाँ तो मुश्किल है थोड़ा। तो मुश्किल है, ये टाइम मुश्किल है। हाँ बट पता है कि लिमिटेड डेज है, तो हर एक दिन को जी रहा है। सही है। और क्या पता अभी ये अच्छे के लिए हो, क्या पता फ्यूचर में जब 5 साल 6 साल बाद जब सब फ्री हो जाए, या फिर फ्री इन द सेंस कॉलेज फ्री हो जाए और जॉब लग जाए, और फिर याद आए कि ये वाली बात है जो होती थी। मतलब बहुत सही है कॉलेज लाइफ में। लेकिन ये तो चलो कॉलेज है, स्कूल लेवल के कोई दोस्त वगैरह जो आपको याद रहते हो, वहाँ पे कोई कांड वगैरह किससे वगैरह कुछ ऐसे जो करे हो? स्कूल क्या, कॉलेज में आते ही साथ हमने बहुत बड़ा कांड कर दिया था। तो एक वाटर कूलर का कांड किया था, जो शायद हमने तुम्हारे ग्रुप को भी बताया, मतलब 03 को भी बताया था। एक बारी सस्पेंड भी हो चुका हूँ मैं, जो बस्सी वाला सीन है जैसे। मोस्टली बस्सी वाला सीन ही बन गया था। तो हमारे फ्लोर्स पे झाग की लेयर बन गई थी, हम उस पर गिर रहे थे, नहा रहे थे। बहुत भयंकर पार्टी हो गई थी। उसके बाद सस्पेंशन भी हुआ था कुछ दिनों के लिए। चलो ज़्यादा डिटेलिंग नहीं करते उसकी, लोग कॉन्टेक्स्ट समझ गए कि हाँ वो कुछ हुआ था। और उसकी एक आध वीडियो जो हमने पिचिंग के टाइम पे देखी थी उतना काफ़ी है। पिचिंग के टाइम पे देखी ली आपने वीडियो। सही है। तो इससे पहले स्कूल में कहाँ से आपने जो स्कूलिंग बताई थी आपने की थी पटना बिहार से, तो वहाँ पे आपने साइंस स्ट्रीम ली। साइंस वाले बच्चे जनरली थोड़े कांड वगैरह कम करते हैं क्योंकि पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान रहता है। लेकिन 11th-12th से अगर पहले देखा जाए तो 10th तक आपने कुछ ऐसे मस्ती वगैरह करी हो या फिर बंक वगैरह, तो उसका कुछ ग्लिम्स दे सको? कांड तो पूरी जिंदगी में ही कांड हो रखे हैं।
मैं गिनने बैठूँ तो 2-3 दिन तो लग ही जाएंगे। बट हाँ, कॉलेज में भी बहुत कांड किया, जिसमें 11th और 12th में आपने बोला कि साइंस वाले सीरियस होते हैं, बट मैं जेई की प्रिपरेशन तो कर नहीं रहा था। तो फिर सीरियस फिर तो कर ही सकते हैं। फिर तो कर सकते हैं, फिर तो अलाउड है। फिर तो अलाउड है। तो 11th और 12th में बहुत कांड किए। तो मैं 11th और 12th में हॉस्टल में रहता था। अच्छा। जब हॉस्टल में रहता था तो हम रात को 2-2 बजे घूमने फिरने निकल जाते थे। 2 बजे 3 बजे वार्डन को सोता रहता था अपने कमरे में, हम निकल जाते थे। तो एक दिन हमने प्लान किया कि हॉरर सीन बनाते हैं अपने हॉस्टल में, मतलब भूत वाला। अच्छा अच्छा। तो जो हमारा वार्डन का जो वो था, स्टाफ था, हाँ वो जो हॉस्टल की देखभाल करता था, ठीक है। वो अपने रूम में सो रहा था। तो हमने क्या किया, एक वाइट शॉल थी, उस पे एक बंदे को चड्डी बनियान पहना के वो शॉल पहना दी और ऊपर से बाल लगा दिए भूत के, और फिर गाना बजा दिया गुमनाम। ऐसा और वो जो स्टाफ था उसके रूम के आगे फेंक दिया और नीचे से स्पीकर लगा दिया, नॉक कर रहे हैं टक 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 टक। उसकी तो भाई एकदम से तो उसने बोला कौन है, तो बोलता मैं आ जाऊँ क्या गेट पे, तो बोलता आ जाओ। तो वो गया, उसने खोला, उसका शॉल में एक गुड़िया देखी। उसने फटाक से गेट बंद किया, वो अंदर गया, बोलता दूर रहो हनुमान चालीसा आता है। बंदे को हनुमान चालीसा नहीं आती है, वो फोन में बजा के सुना रहा है, भूत प्रेत निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुना। जय बजरंग। यहाँ हंसते हंसते पागल हुए। तो फिर जब हमारे साथ कल वार्डन की मीट हुई तो बोला कि तुम लोग इतने बदमाश लोग हो, तुमने उसकी हालत खराब कर दी, उसको हार्ट अटैक आ जाता, हार्ट का पेशेंट था, तुम क्या करते रहा। भाई ये तो सही में सीरियस मेडिकल इशू हो जाता कि सोचा कि ये कुछ ज्यादा क्रेजी हो जाता तो शायद एक अटैक तो आना चाहिए था। नहीं भाई, ये तो आप पे क्रिमिनल चार्ज लग जाता गलती से कि कैसा हमने नहीं किया भाई, भूत प्रेत। भूत प्रेत निकलने का तो खुद ही भक्त आदमी। राम जी और हनुमान जी ने बचा लिया उनको। भगवान जी ने बचा लिया। बढ़िया बढ़िया। God's plan। लेकिन यार इतने कांडी कैसे हो भाई, कॉलेज में भी कांड, स्कूल में भी कांड। मुझे लगा एमबीए में इतने कांड मत करना, नहीं तो फिर जॉब में इफेक्ट पड़ेगा आपको। नहीं नहीं, अब मैं बहुत ज्यादा सीरियस हो गया हूँ लाइफ मैं बहुत ज्यादा सीरियस हो गया हूँ लाइफ में। लगता नहीं है, आप तो बिल्कुल अभी देख रहा था 2-3 दिन पहले बिल्कुल जट की तरह घूम रहे थे, कुर्ता पजामा वाइट, आज भी शॉल पहनी पड़ी है। ये तो गेटअप अलग होता है, गेटअप। अब सीरियसनेस जो होती है वो अंदर से आती है। अच्छा तो मैंने सोचा था कि मैं सीरियस हो जाऊंगा तो चलो फिर अकेडमी की सीजीपीए बता दो एक बार। सीजीपीए का क्या करना है। 7.48 अराउंड है मेरी। तो सीजीपीए मतलब मैं जैसे आप ये सब मैनेज करते हो अपना कैंपस चार्टर वगैरह, तो मैनेजेबल हो जाती है कि 7.4 बोला, बाकी लोगों की 7.5 या 8 के आसपास आ जाती है, क्योंकि बहुत फिर टफ हो जाता होगा ना ये सारी चीज़ें हैंडल करना। सीन क्या है कि अगर मैं पढ़ूँ तो मैं ले आऊँ 8 सीजीपीए। अच्छा। लेकिन आप जानते हो कि 0 से 80% जाना बहुत आसान है, 80 से 90% जाना मुश्किल है। तो एक स्वीट स्पॉट होता है B+ का। तो आपको बस वो हिट करना होता है। बेल शेप का वाला जो बेल शेप कर्व में आपको बीच में आना होता है। हाँ। ना आपको इधर आउटलायर्स में आना है, ना आपको उधर आउटलायर्स में आना है। तो गोल इसकी आप कैसे भी सो के उस बेल कर्व के ऊपर आ जाओ, या थोड़ा सा राइट में आ जाओ, ताकि आपको B+ या A- या A की रेंज में आ जाए। आप 1-2 सब्जेक्ट में A में है, बाकी सारे में B+ है, यू आर गेटिंग ईजिली, आपको 7.4 7.3 तो बन ही रही है। कभी 6 सेमेस्टर में पहले कभी एक बार भी A+ आया है? मेरे 3-4 सब्जेक्ट में A+ आ रखे हैं अभी तक। क्या बात है, फिर तो बढ़िया है। इसमें से 2 इंडियन बिजनेस हिस्ट्री और 1 बिजनेस हिस्ट्री है। अरे और 2 बार इकोनॉमिक्स में आया मेरे। तो इकोनॉमिक्स और बिजनेस हिस्ट्री वगैरह स्ट्रांग है। हाँ। बिजनेस हिस्ट्री तो होनी चाहिए, हिस्ट्री भी बहुत है, बिजनेस भी बहुत है। हिस्ट्री बहुत है, इंटरेस्ट आता है। हाँ। बाकी इकोनॉमिक्स में तो 11th में भी थी, और पीसीएम में थी इकोनॉमिक्स थी, तो उसमें अच्छी होल्ड है। लेकिन मैं अब जैसे आपने कैंपस स्टार्टअप में इतना ग्रो कर लिया है, तो मैं देखता हूँ कुछ लोग आपसे थोड़ा जेलस भी होते होंगे कि यार हमारे बैच का एक लड़का जो हमारे साथ ही आया था, लेकिन वो इतना ग्रो कर गया, हम लोग इधर ही रह गए। तो कुछ ऐसा वाइब वगैरह आती है बैच में से या फिर दूसरे लोगों से कि यार, और ऊपर से IPM का होने के बाद, क्योंकि यहाँ पे MBA भी HHM भी है, तो ऐसा लगता है कि कोई लोग आपसे थोड़ा ऐसे जलते हो कि हाँ इसने इतना ग्रो कर लिया और हम नहीं कर पाए, तो उसको कैसे आप टैकल करते हो? मतलब जलन की फीलिंग तो मेरे को नहीं आती लोगों से, बट एक वैसा है कि दे रिस्पेक्ट यू, कि आपने एक जर्नी की है जिसमें आपने सिग्निफिकेंटली बहुत सारी चीज़ें अचीव की है, आप अच्छी कमेटी में हो, आप अच्छे स्टार्टअप्स में इन्वॉल्व हो, आपने खुद के बल पे इतना ग्रो किया है, तो दे आर मोटिवेटेड कि अच्छा ये बंदा कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। जैसे अभी 04 के भी बंदे हैं, तो ऑलमोस्ट
20 से 25 बंदे थे जो मेरे से पर्सनली मिले, कोई ग्रुप में मिले, तो दे वर आस्किंग कि भैया कैसे करूँ। जैसे रिसेंट ने फिर से पिच किया था स्टार्टअप्स के लिए, तो दे वर कमिंग भैया बता दो क्या चीज़ें कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं, मैंने सजेशन भी दिए। तो मैंने ये नोटिस किया है कि लोगों में एक सेंस ऑफ रिस्पेक्ट बनती है, वो क्रेडिबिलिटी दिखती है आपकी कि आप इतने क्रेडिबल हो। और जलन के मामले में तो हर कोई किसी न किसी चीज़ में अच्छा है इस बैच में, क्योंकि यहाँ पे जो लोग हैं वो ऑलरेडी क्रीम लेयर है। एक क्रीम लेयर है। तो या तो वो अकेडमिकली अच्छे हैं, या तो वो स्किल्स में बहुत अच्छे हैं, वो डांस में बहुत अच्छे हैं, वो सिंगिंग में बहुत अच्छे हैं, या तो वो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे हैं। तो सबका अपना अपना एक अच्छे होने का क्राइटेरिया है जो वो खुद के लिए पूरा कर लेते हैं। तो दे डोंट एनवी ईच अदर, वो एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट होती है। जैसे मैं अभी जाता हूँ कभी बास्केटबॉल खेलता हूँ, 0-2 को बास्केटबॉल में बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स है, वी सपोर्ट देम। वो भी कभी कैंटीन पे आते हैं तो वो भी मेरे को बोलते हैं हाँ भाई एंटरप्रेन्योर है। तो एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट की फीलिंग रहती है। जलन वलन तो मैंने आज तक नोटिस नहीं किया। मतलब मैंने देखा है बैच जो आईपीएम का बैच है बहुत कॉम्पिटिटिव स्पिरिट भी रहती है और म्यूचुअल ट्रस्ट और एक अच्छा रिलेशनशिप बॉन्ड रहता है। और योकल से तो समझ आ ही रहा है जो इतनी बात करी है ना। तो अब आगे अपना ये सब डिसाइडेड है, अब कैब की तैयारी हो रही है, फिर आईएमबीजी में आगे स्टे करना है। लेकिन अब आईएमबीजी के बाद अगर मान लो 5 साल निकल गए तो जॉब का प्लान है या फिर बिजनेस ही कंटिन्यू करना है, क्योंकि ये बिजनेस तो आपको यहीं छोड़ना पड़ेगा एज पर कैंपस स्टार्टअप पॉलिसी। तो फिर आगे अपना फादर बिजनेस या फिर खुद का बिजनेस, तो फ्यूचर प्लान्स क्या है आपके? फ्यूचर प्लान इज कि एक अच्छी स्ट्रेटजी या मार्केटिंग में जॉब मिल जाए मेरे को 2-3 साल में, ठीक है, ताकि मैं अपने नेटवर्क ग्रो कर पाऊँ, कैपिटल एक्यूमुलेट कर पाऊँ, और बाकी थोड़ा सा इंडस्ट्री एक्सपोजर भी ले लूँ कि अच्छा होता क्या है बेसिकली जॉब में। एंड इवेंचुअली मेरा प्लान है कि आई विल डू अ स्टार्टअप, आई हैव आइडियाज इन माई माइंड। और या तो मैं बिहार के अनटच मार्केट को टैप करूँगा, जिसके लिए भी मेरे पास प्लान्स है। अभी जो रोड्स बन रही हैं उनमें थोड़ी चीज़ों की ज़रूरत होती है, उसके लिए जो रॉ मटेरियल सोर्स करते हैं लोग वो बहुत कम जगहों से आ रहा है, तो वो कैपिटल एक्सटेंसिव है थोड़ा, इसीलिए मैं थोड़ा सोच रहा था कि कैपिटल के साथ जाते हैं। या फिर एक और स्टार्टअप आइडिया है जो मैं अभी अंशुल के साथ डिस्कस कर रहा था, 2-3 आइडियाज़ है। तो हम बेसिकली 5-4 साल जॉब करूँगा मैं, नेटवर्क्स बनाऊंगा, इंडस्ट्री एक्सपर्ट से मिलूंगा, देखूंगा होता क्या है कॉर्पोरेट में। अगर वो मेरे को पसंद आया तो आई कंटिन्यू है, अगर मेरे को पसंद नहीं आ रहा है तो आई डेफिनेटली डू बिजनेस, क्योंकि मैं 9 to 5 वाला बंदा हूँ नहीं। मेरे को मज़ा तभी आता है जब थोड़ी सी किक मिले मेरे को काम करने में। मैं कंप्यूटर के आगे बैठ के, मैंने फाइनेंस का ट्राई किया, आई हैव अ CFA स्कॉलरशिप, लेकिन मैंने उस स्कॉलरशिप को यूटिलाइज नहीं किया। तो अब एग्जाम भी नहीं दिया? एग्जाम भी नहीं दिया क्योंकि मेरा इंटरेस्ट ही नहीं था उधर। मैंने स्कॉलरशिप ले ली, आई एम वेरी सॉरी फॉर द पीपल हु आर नॉट गेटिंग स्कॉलरशिप। हाथ जोड़ के बात हमारे बैच में भी है, अपकमिंग बैच में भी है। तो मैंने ट्राई किया, मैंने टैक्सेशन वैल्यूएशन के कोर्सेज उठाए, आई एम जस्ट पासिंग देम। अच्छा, क्योंकि हर एग्जाम से पहले मैं यही रोता हूँ कि पास कैसे होना है, पास हो जाता हूँ फिर मेरे को लगता है भगवान इस बारी बचा लिया अगली बार नहीं, तो मैं CFA कर ही नहीं सकता। तो और मेरे से टेबल जॉब होगी नहीं, तो मैं मार्केटिंग या स्ट्रेटजी वाला बनता हूँ, तो मैं उधर जाने की कोशिश कर रहा हूँ, कोई डोमेन पकड़ के बेसिकली स्ट्रेटजी में। मिल गई जॉब तो अच्छी बात है, वरना मार्केटिंग में एक्सप्लोर करूँगा कुछ साल तक, उसके बाद अपना बिजनेस स्टार्ट करना है। फादर से भी बात हो गई है मेरी, तो ही इज़ ऑल्सो अग्रीड ऑन इट कि हाँ ठीक है तेरे को जो करना है। और अब तो आपके एक्सपीरियंस भी है स्टार्टअप का, तो एनीवेज जॉब में भी इजीली अप्लाई हो सकते हैं। और अगर जॉब नहीं हुई तो एनीवेज ये वाला एक्सपीरियंस आप स्टार्टअप में तो अप्लाई करके कुछ बड़ा स्टार्टअप ग्रो कर सकते हो। क्या होता है बहुत जल्द आपको हम शार्क टैंक 0 सीजन 7 या सीजन 8 में देख ले, जहाँ पे आप मिस्टर अमन गुप्ता, मिस नमिता थापन इन सब के सामने पिच कर रहे हो और हम बोल रहे हो ये यार ये देखे से लग रहे हैं ये IIMBG के स्टूडेंट है। उसके बाद क्या पता एज अ गेस्ट स्पीकर आ रहे हो इसी कॉलेज में। बिल्कुल, ये बहुत ही रिस्पेक्ट की बात होगी मेरी, हाँ। चीज़ें हो जाए मेरे साथ। चलो बढ़िया यार, आपसे मतलब बात करने मज़ा तो आता है, एक और तो है आपका। ये सब बातें मतलब नए एक्सपीरियंसेस, ट्रिप्स और ये सब बातें मज़े आते हैं। चलो यार, थैंक यू राज भाई, आपने अपने को अपना टाइम दिया और स्टार्टअप का मतलब अपना कीमती समय हमको बताया है कि ये सब चीज़ें कैसे हैं। कुछ फाइनल टिप्स जो आप 04 को देना चाहते हो टू ग्रो देयर स्टार्टअप्स, या फिर जो भी आपसे पूछने आ रहे हैं, जो अगर कुछ लोग हेजिटेट कर रहे हैं कि यार हम कैसे अप्रोच करें आपको या फिर स्टार्टअप कैसे तैयार करें, तो उनको कुछ 1-2 चीज़ें बताना चाहते हो जो आपको इंसाइटफुल हो और आपने 3 साल में अपने फाइंड किया हो? देखो सबसे मतलब स्टार्टअप्स का तो क्या ही है, यू विल लर्न एवरीथिंग इन द कोर्स ओनली, कि कैसे क्या स्टार्ट करते हैं। इतनी बड़ी चीज़ें रिपीटेटिव है कि आते रहेंगी। मैं रियल लाइफ टिप्स देना चाहूँगा जो जूनियर्स को बेसिकली समझना होगा कि प्रेशर नहीं लेना है। यहाँ पे आके प्रेशर कुकर ऑलरेडी है ये कॉलेज, उबल उबल के फट जाओगे एक दिन, सीटी लग जाएगी तुम्हारी भी। तो खुद कंटेंट होके रहो, चीज़ों को लाइटली लो, इन्जॉय योर प्रेजेंट मोमेंट, क्योंकि ये जब निकल गया तो आगे तुम क्या करो नहीं करो मैटर नहीं करता।
बैचलर्स लाइफ एक ही बार आती है, तो या तो तुम इसको कंपटीशन में निकाल सकते हो, भाग दौड़ के निकाल सकते हो, या फिर हर एक मोमेंट एंजॉय करके निकाल सकते हो। स्टार्ट नेटवर्किंग विद पीपल, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा हेल्प करने वाला है तुमको। इवन इफ यू आर गेटिंग 7 CGPA 6 CGPA डज नॉट मैटर, क्योंकि मैंने देखा है प्लेसमेंट में उनको भी प्लेसमेंट अच्छी लग रही है, इनकी 5.6 CGPA है, 6 CGPA है, वो भी बंदे BNY में जा रहे हैं, अच्छी अच्छी कंपनीज में जा रहे हैं, जिनकी 9 CGPA वो भी अच्छी कंपनीज में जा रहे हैं। तो CGPA डिफाइन नहीं करता कि तुम क्या कर सकते हो, ये तुम्हारी नेटवर्किंग है जो तुमको आगे हेल्प करेगी तुम्हारे करियर में। बाकी तुम कैसे रहते हो, खुद को कैसे कंटेन करते हो, मतलब हेल्थ इज़ इम्पॉर्टेंट, रिलेशनशिप इज़ इम्पॉर्टेंट, या तो वो फ्रेंडशिप हो या अपनी बंदी हो या कोई किसी भी चीज़ के साथ, वो इम्पॉर्टेंट है। दोस्त अच्छे बनाओ, क्योंकि ज़िंदगी में वही याद आने वाला है। और कॉलेज लाइफ में एंजॉय करो यार, यू आर गेटिंग 1 बैचलर्स ओनली, वो भी IIM से। वो भी IIM से। चलो बढ़िया है। तो फाइनल एंड करते हैं योकल्स फ्रेंडशिप और दी एंड 3 साल के लिए, उसके बाद देखते हैं बाद में। चलो थैंक यू राज भाई फॉर योर टाइम एंड फॉर योर टिप्स एंड फॉर योर इनसाइट्स। मुझे तो बहुत मज़ा आया, बाकी ऑडियंस मुझे लगता है ये पॉडकास्ट तो पटने वाला है, क्योंकि और आपका अलग ही है। Thank you so much Shank for inviting me in this podcast. Thank you Saurabh behind the lens. थैंक यू। सो गाइस दैट वाज युवराज सोनी। इस पॉडकास्ट से मुझे तो ये बेसिकली समझ आया कि हर मोमेंट को जियो जी भर के, और चाहे वो लॉजिकल हो चाहे मैच्योर हो, लेकिन काम जो आता है ना लाइफ में वो अपने दोस्त ही आते हैं। उनकी दोस्ती यारी ऐसी है कि हम लोग सोचते हैं कि यार क्या मतलब मज़ा आ गया ऐसे दोस्त देख के। तो आप लोग भी ये सोच सकते हो कि यार दोस्त वगैरह होने चाहिए आपकी लाइफ में। BBA के टाइम पे आपको पढ़ना भी है, ठीक है, अपने स्पोर्ट्स वगैरह भी मैनेज करना है, स्टार्टअप भी उन्होंने स्टार्ट किया तो वो भी मैनेज करते हैं, CGPA भी है, लेकिन जो दोस्ती आ रही है ना वो बहुत बढ़िया है। तो ऐसी दोस्ती आ रही है यार सबकी होनी चाहिए, क्यों? तो फॉर मोर सच वीडियोज स्टे ट्यून टू आवर चैनल। थैंक यू। You said that you want to pursue, like you want to go in the field of UPSC. So, like, did you drop that plan or you will pursue it after you're doing BBA? पेरेंट्स से पूछो तो यस। Parents want you to do UPSC. या ओरिजिनली उन्होंने बोला था, बट एक्चुअली सीन वाज कि मैंने ना अपना पाथवे फिर थोड़ा इजियर बना दिया। मैंने बोला था ठीक है, यू वांट मी टू डू UPSC, आई डू ह्यूमैनिटीज, आई टेक ह्यूमैनिटीज, देन आई गेट इनटू एनी बेसिक्स एट डियूका कॉलेज, आई नॉट स्टडी एट ऑल। So, you are in now talking about the academic clubs and committees. So, I got to know you are in Pragati and Phoenix, right? PubSec and TCD also. Upsell and TCD also. Or TCD, I know what is Upsell. Okay, so, can you define what was the experience of Pragati till now and how it helped? Because it is government, like you will receive a note certificate after going from Pragati after 3 years, right? Okay, so the first year that I joined प्रगति, उस टाइम पे ना मतलब अब तो आई थिंक 04 के टाइम पे इतना क्लब कमेटी का पंगा नहीं होता कि प्रगति का क्लब जैसे जो चढ़ाने वाला होता था। व्हेन आई फर्स्ट जॉइन तब ना ये अपने ट्रांजिशन फेज में था, तो कमेटी इट वाज नोन बट स्टिल पीपल यूज्ड टू कॉल इट अ लॉट ऑफ नेम्स।